हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हो आप? गुड इवनिंग। बताइए क्या है हाल चाल और कैसी हो रही है पढ़ाई? ठीक है, बताइए कैसा है। मैं तो बहुत मस्त हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं। क्या है वो वीडियो? चैप्टर नंबर 4, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का वन शॉट वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा का ज़्यादा सिलेबस कवर करना हो तो आप हमेशा क्या करते हैं, वन शॉट वीडियो की तलाश में रहते हैं। तो अब आपकी तलाश खत्म हुई और यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं क्या? चैप्टर नंबर 4 का वन शॉट वीडियो। ठीक है, पूरा वीडियो को देखिए, बिना स्किप कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर है, एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, क्या क्या है। ठीक है, और इसका यदि कंप्लीट वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको मिल जाएगा वीडियो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डरना क्यों है, क्योंकि शुभम सर आपके साथ है। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायो सवाट लॉ। बायो सवाट लॉ क्या पढ़े थे हम लोग कि मान लीजिए कि एक करंट का कोई एलिमेंट है, करंट का कोई एलिमेंट, एलिमेंट मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जा रहा है ना करंट, तो एक छोटा सा प्यारा सा टुकड़ा, टोटल का बात नहीं कर रहा, एक छोटा सा टुकड़ा, तो इसके कारण यहाँ पर एक आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। यहाँ पर यदि हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जो थीटा एंगल पर है, देखिए करंट का एलिमेंट है, यहाँ पॉइंट पी है, थीटा एंगल पे है, तो यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? क्या था फॉर्मूला? याद करो, याद करो वो दिन। म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई। देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई जो 10⁻⁻7 होता है। आई मतलब इस करंट का वैल्यू, डी एल, डी एल मतलब इसका लेंथ, साइन थीटा, साइन थीटा मतलब यहाँ का साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर। ये था, ये बायो सवाट लॉ के अंदर था। बायो सवाट लॉ पूरे कंडक्टर के कारण बात नहीं करता, एक छोटा सा एलिमेंट के कारण बात करता है। तो ये हम लोग देखे थे। फिर हम लोग क्या देखे थे? वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सवाट लॉ। जो बायो सवाट लॉ था उसका वेक्टर फॉर्म किधर होगा, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन कैसे देंगे। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि यहाँ से हम एक करंट का एलिमेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ से करंट जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे डीएल काटे थे ना अभी, तो इस डीएल का डायरेक्शन होगा किधर? तो जिधर करंट जा रहा है ना उधर, तो इधर, तो डीएल का डायरेक्शन हो गया इधर। आर किधर था बताइए? इधर। तो डीएल और आर के बीच कितना एंगल था बताइए? थीटा। और यहाँ पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं? देखिए साइन थीटा है ना, एक आर ऊपर इंटू कर देते हैं, एक आर नीचे इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वेक्टर फॉर्म में, कितना आ जाता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, आई, और यहाँ पे देखिए आर ऊपर है आर नीचे, तो यहाँ पे जो आता है वो आता है डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। डीएल क्रॉस आर इंटू आर क्यू। डीएल क्रॉस आर क्या होता है? देखिए डीएल इधर, आर इधर है, तो डीएल क्रॉस आर किधर है? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगा। तो आई डीएल क्रॉस आर क्यूब, यहाँ ध्यान रखिएगा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक आर ऊपर चला गया है ना। तो ये आ गया वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सवाट लॉ। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब इसी का हम लोग क्या पढ़े थे? इसी का बायो सवाट लॉ जो है ना, इसी का एप्लीकेशन पढ़े थे। इसके एप्लीकेशन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? एक स्ट्रेट कंडक्टर, एक सर्कुलर लूप और एक आर्क, करंट कैरिंग आर्क। तो हम लोग तीन को देखने वाले हैं ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। पहले डायग्राम को समझाते हैं। मान लीजिए एक सीधा कंडक्टर है, याद कीजिए एक सीधा कंडक्टर है, बताया था आपको, एक सीधा कंडक्टर है जिसमें करंट कितना जा रहा है बच्चा? आई। कितना जा रहा है बच्चा? आई। और मान लीजिए कि पॉइंट कहाँ पर है? ए डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट है P। यही अपने को फाइंड आउट करना है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो बताए थे कि यदि यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस जगह पे, तो क्या बोले थे आपको कि हमको यूज करना है बायो सवाट लॉ ना, बायो सवाट लॉ यूज करना है। यहाँ से ओ से ए डिस्टेंस पर, तो हम बोले थे कि एक छोटा सा एलिमेंट का, क्योंकि एलिमेंट के कारण बात करता है बायो सवाट लॉ, तो और बोले थे यहाँ से इसको ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताइए यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान, ये कितना है? 90 डिग्री है, क्योंकि सीधा डिस्टेंस है। और ये जो डीएल से यहाँ तक जो खींचे वो है आर है आपका। तो यहाँ पे यदि हम थीटा मान ले तो बच्चा यहाँ कितना हो जाएगा बता सकते हो? देखिए ना, 180 डिग्री होता है टोटल, 180 डिग्री, इसमें 90 अकेले खा गया, बचा कितना? 90।
इसमें थीटा ले लिया तो ये कितना बचा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बायो सवार्ट लॉ लगाते हैं। जो भी है पूरा कंप्लीट वीडियो चाहिए तो हमारे देखिए चैनल पे जाके दिया हुआ है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस थीटा का वैल्यू वेरी करता है कहाँ से कहाँ बच्चों, इस एंड से लेकर उस एंड तक। दैट मीन कि ये थीटा आपका यहाँ से लेकर वहां तक बदलेगा। थीटा 1 से लेकर देखिए यहाँ से यहाँ थीटा 1 और वहां से वहां बच्चा थीटा 2। तो क्या हो जाएगा बोलिए, dv इक्वल टू बताइए म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू इंटू बताइए क्या आया था आई बाई ए मतलब करंट यहाँ ए और ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये था यदि ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाए, कंडक्टर क्या हो जाए इन्फिनिटी हो जाए, इन्फिनिटी लेंथ का, उस समय बच्चा थीटा 1 और थीटा 2 दोनों कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता होगा कि 90 डिग्री का 1 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बताइए 1। तो आप ही बताइए 1 हो गया, ये 1 हो गया तो आपका, और ये ध्यान रखिएगा ये डी भी नहीं था, ये क्या था बी था, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही थी। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, बी, क्योंकि डीबी को इंटीग्रेट कर देंगे तो बी बन जाएगा ना। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए 1 1, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू 2 आई बाई ए। ये कब देखिए ये कब लगाएंगे, जब हमको एक फाइनाइट लेंथ का रहेगा, कह देगा कि इधर है आपका थीटा 1 उधर थीटा, लेकिन जब हमको कह देगा कि कंडक्टर कैसा है इन्फिनिटी है, तो समझ जाना है कि वो देखिए आप समझिए, यहाँ डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे अब ये जो कंडक्टर है इसका फिक्स लेंथ नहीं है, इन्फिनिटी तक फैला हो, तो ये इस किनारे पे कितना एंगल बनाएगा इन्फिनिटी, इधर भी कितना बनाएगा इन्फिनिटी। तो थीटा 1 भी इन्फिनिटी और थीटा 2 भी सॉरी थीटा 1 भी आपका 90 डिग्री और थीटा 2 भी 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पुट करते हैं 2i/, ये फॉर्मूला इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो बोलिए समझ आया, इसके आगे और पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो अब आइए इसके आगे का बात करते हैं। आगे में क्या है देखिए, क्या पढ़े थे हम लोग, क्या देखे थे, बायो सवार्ट लॉ का एप्लीकेशन। तो बायो सवार्ट लॉ पढ़ लिए, ठीक है, उसको हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर देख लिए, स्ट्रेट कंडक्टर यदि इन्फिनिटी हो जाए तो भी देख लिए। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑफ एक्सिस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप हो जाए तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो भी देखने वाले हैं। तो देखिए क्या है, यदि मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप पहले डायग्राम तो समझाते हैं तभी तो समझ आएगा। मान लीजिए एक तरह से एक सर्कुलर लूप है, देखिए इस तरह से, ठीक है, लूप इस तरह से, और हम इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं, आपको जानबूझ के बता रहे हैं एंटी क्लॉक, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं, और ये इसका सेंटर है ओ, और इसका अपना रेडियस आप कैपिटल आर भी लिख सकते हो और ए भी लिख सकते हो, जो आपका मन है। अब हमको ये जो लूप है करंट जा रहा है, तो यहाँ पर इसका सेंटर से यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट, कहाँ पर बच्चा, यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टुकड़ा काट लेते हैं डीएल, डीएल है ना, जो इस पॉइंट पी से कितने डिस्टेंस पे था बच्चों, याद है आप लोगों को, याद है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, जाके चैनल पे आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। तो हम बोले थे कि आपको यदि मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो देखिए डीएल इधर है, डीएल इधर है, ठीक है, क्योंकि देखिए करंट ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है ऐसे, तो यहाँ पे डीएल काटेंगे तो इधर हो जाएगा, तो डीएल इधर आर इधर, तो आपको बोले थे डीएल क्रॉस आर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यही चीज यहाँ पे भी तो काट सकते हैं डीएल, कितना डिस्टेंस पे बताइए, आर डिस्टेंस, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बताइए, इधर, है ना, ठीक है। और ध्यान देना है, क्या करना है देखिए, हम बोले थे यहाँ से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या होगा बच्चा बताइए, हम बोले थे ये थीटा हो जाएगा यदि, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर से ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए 30 है तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 90 है, तो फिर से यहाँ आपस में 90, तो ये जो 60 है तो ये फिर से 30, मतलब ये थीटा तो ये फिर थीटा, और हम बोले थे कि डीबी है ना, तो ये थीटा है ना, तो थीटा के साथ वाला क्या होता है, थीटा के साथ वाला डीबी कॉस थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, इधर वाला डीबी साइन थीटा। यही चीज इसमें भी तो कर सकते हैं, देखिए ये क्या है, यहाँ का थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर से ये थीटा, ये डीबी है ना, तो इधर हो जाएगा डीबी कॉस थीटा, और उधर हो जाएगा डीबी साइन थीटा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, एक डीबी कॉस थीटा ऊपर, एक डीबी कॉस थीटा नीचे, मतलब डीबी कॉस थीटा हर बार कैंसिल हो जाता है, आप पूरा वीडियो में जाके देख सकते हैं, एक डीबी कॉस थीटा इधर तो एक डीबी कॉस थीटा इधर, मतलब हर बार पूरे एक्सिस पर क्या है, डीबी कॉस थीटा सिमेट्रिकल है हर पॉइंट पे,
तो डीबी cos थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, डीबी साइन थीटा। कौन बचेगा, डीबी साइन थीटा। तो इसका जब इंटीग्रेट करते हैं तो बच्चा हम लोग का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आया था, टोटल मैग्नेटिक फील्ड याद करो, बताए थे म्यू नॉट एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, कि कितना नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, आई है ना, और ए का स्क्वायर, म्यू नॉट एन आई ए का स्क्वायर, नीचे में था 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। देखिए म्यू नॉट तक पता है वैल्यू आपको, 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई। एन का वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स, आई मतलब करंट, ए स्क्वायर मतलब ए मतलब उसका रेडियस, और 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, एक्स मतलब यहाँ से आता है ना, उसका पावर 3/2। यही चीज यदि सोच के देखिए, ये पॉइंट यहाँ एक्सिस पे है, इधर 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 कहीं। अब अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, करंट हम एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं ताकि इधर नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यही चीज यदि करंट आप उल्टा कर दीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपको बाहर दिख रहा है वो अंदर हो जाएगा, तो चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। चीजें मतलब डेरिवेशन वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन जो आपको बाहर दिख रहा है वो डायरेक्शन बाहर ना होकर अंदर हो जाएगा, बात की बात है, ठीक है। वो आप देख सकते हैं वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। यदि यही पॉइंट यहाँ से सेंटर पे आ जाए तो देखिए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे 0 पुट कीजिए, और जब यहाँ 0 पुट कीजिएगा तो देखिए 2 यहाँ से कट जाएगा, एक क्यूब बचेगा, यहाँ से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1 बचेगा। तो सेंटर पे यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालने को कहा जाए बच्चा, तो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय 2 ए, ये आ जाता है कहाँ पर, सेंटर पे, ठीक है, क्योंकि सेंटर भी तो उसका एक्सिस का ही पॉइंट है ना, इधर इधर कहीं पे भी चल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप, यही बात कर रहा है, देखिए सेंटर पे। तो सेंटर पे आपको बताया था डायरेक्ट, यदि आपको जानना है तो भी जान सकते हो, देखिए ये है आपका सेंटर, इससे करंट हम भेज दिए, ठीक है। अब इसका अपना रेडियस हम क्या बोले, आप ए भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो, हमको यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सोचिए यहाँ पे यदि हम काटेंगे बच्चा, क्या क्या काटेंगे बताइए, डीएल, तो इस डीएल का डायरेक्शन इधर हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ इसके कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, फॉर्मूला आया था, क्या आया था याद कीजिए, यही वाला सेम, क्या आएगा बोलिए, म्यू नॉट एन आई बाई 2 ए, म्यू नॉट एन आई बाई 2 ए, यही होता है। आगे जब बढ़ते हैं तो हम देख पाते क्या बोले, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग आर्क, पूरा लूप नहीं है, एक आर्क है, आर्क। आर्क मतलब क्या होता है पहले समझिए, जैसे मान लीजिए बच्चा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सर्कल का आर्क, आर्क मतलब देखिए ये सर्कल है ना, कहीं से भी काट लीजिए, तो इस आर्क से मान लीजिए करंट जा रहा है आई, और इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब ये थीटा है, ठीक है, ये रेडियस आर है। तो यदि हम इसके आर्क सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें, यहाँ पर कहां पर, सेंटर पे, तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा बोलिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई अपॉन आर, आर मतलब रेडियस, और यहाँ पे थीटा, यहाँ का एंगल बैठा देंगे थीटा। थीटा क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, और आप निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको कहा दिया जाए, आपको कहा जाए कि बताइए कहाँ निकालिए, एक मान लीजिए क्या है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाते हैं, ऐसे बताइए, कितना है, थीटा, थीटा पाई लेना पड़ेगा बच्चा, पाई। अब यहाँ पाई पुट करके देखिए आप क्या निकल जाएगा बोलिए ना, पाई पुट कीजिए ना, पाई पाई कट जाएगा, तो क्या निकल जाएगा बोलिए ना, इसके सेंटर पे म्यू नॉट आई, देखिए म्यू नॉट आई, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा पाई पाई कट गया तो 4r, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अलग अलग शेप का रहेगा तो, ठीक है, हमको दिया होना चाहिए, ठीक है, हमको एंगल दिया होना चाहिए, तो वो आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग देख लिए किसके कारण, लूप के कारण, देखिए यहाँ लूप के कारण, यहाँ लूप का सेंटर पे देख लिए, फिर हम लोग आर्क का देख लिए, तो बायो-सवार्ट लॉ का हम लोग यूज देख लिए, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि एक करंट है, ठीक है, एक करंट कंडक्टर जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या करता है, एक सर्कुलर लूप का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लीजिए करंट जाएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा। तो एम्पियर ने क्या कहा, एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है कि यदि आप यहाँ पे मान लीजिए लाइन पे टुकड़ा काटते हैं, कंडक्टर पे नहीं, लाइन्स पे, है ना, तो ये लाइन्स का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड का दिशा किधर होगा, उधर ही होगा। तो बी डी एल के बीच कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो कहता है कि यहाँ जरूरी नहीं ऐसा है, क्या कहा पहले समझिए, बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड का यदि आप इस लाइन इंटीग्रल करते हैं, लाइन इंटीग्रल मतलब लाइन के साथ इंटीग्रेशन करते हैं, और ये जो लाइन है, लाइन ये क्लोज लाइन, मतलब खुला हुआ लाइन नहीं है, क्या बंद लाइन।
तो मैग्नेटिक फील्ड का इस पूरे लाइन में इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का हर एक पॉइंट पूरे लाइन पे इंटीग्रेट करते हैं तो आपको निकल जाएगा म्यू नॉट इंटू टोटल करंट किससे कितना करंट जा रहा है। फिर से बताइए क्या बोला, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, यही बात कहता है कौन, एम्पियर सर्किटल। ठीक है, अब इसी का यूज करके हम लोग कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, याद कीजिए, एक सोलेनॉइड के अंदर और एक टॉरॉइड के अंदर। सोलेनॉइड मतलब क्या होता है कि जब हम किसी वायर को सिलिंड्रिकल फॉर्म में लपेट देते हैं, सर्कुलर रूप में लपेटते जाते हैं तो ये बन जाता है सोलेनॉइड, और इसके कारण इसके अंदर पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। व्हाट इज म्यू नॉट, म्यू नॉट आपको पता है 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई, 10⁻⁷ इंटू 4 पाई। एन क्या है आपका, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल का यहाँ पे नहीं है बात कर रहा है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि आपका पर यूनिट लेंथ पे टर्न्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो म्यू नॉट एन आई होता है किसके कारण, सोलेनॉइड के अंदर। टॉरॉइड के अंदर जब हम बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, यदि मान लीजिए इसका हमको लेंथ दिया रहे, क्या दिया रहे, लेंथ, और टोटल टर्न्स दिया रहे, तो एन के लिए क्या पुट कर देंगे बताइए, म्यू नॉट कैपिटल एन आई कर सकते हैं, नीचे में एल से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा एन बाई एल आपका पर यूनिट लेंथ का टर्म्स मिल जाएगा, है ना। तो ये भी पुट कर सकते हैं कब, जब टोटल टर्म्स दिया रहे तब। अब टॉरॉइड के कारण क्या होगा, पहले तो टॉरॉइड को समझिए। जैसे अभी हम लोग देखें कि सोलेनॉइड क्या होता है, जब हम किसी वायर को सिलिंड्रिकल के फॉर्म में लपेट देते हैं तो हो जाता है सोलेनॉइड, लेकिन उसी को जब हम सर्कुलर के फॉर्म में लपेटते हैं बच्चा तो टॉरॉइड हो जाता है। जब हम मान लीजिए एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर मतलब जिससे करंट पास ना हो, तो यदि ये इंसुलेटर है, ठीक है, अब यहाँ से क्या करें, एक तार को हम ऐसे लपेटते हैं, ऐसे देखो, ऐसे गया, यहाँ से निकला और ऐसे गया, फिर यहाँ से निकला ऐसे गया, फिर यहाँ से निकला ऐसे गया, फिर यहाँ से निकला ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से, इसका नाम हो जाएगा आपका टॉरॉइड। क्या नाम हो जाएगा, टॉरॉइड, मतलब एक सर्कल के फॉर्म में लपेटते। तब इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके अंदर, तो इसके अंदर भी आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो, कितना बताइए, म्यू नॉट एन आई। लेकिन यदि टोटल टर्म्स दिया है, टोटल टर्म, तो क्या हो जाएगा, फिर वही म्यू नॉट एन आई कर सकते हैं, लेकिन नीचे में हमको 2 पाई आर लगाना पड़ेगा, जो इसका सेंटर यहाँ से होगा। ठीक है, तो ये भी हम लगा सकते हैं, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे एल से डिवाइड हो गया, यहाँ इसका टोटल लेंथ 2 पाई आर होगा, वही। ठीक ठीक है, तो किसके कारण निकाले, एम्पियर सर्किट लॉ का ये क्या है, दोनों एप्लीकेशन है, इस चीज के यूज से हम लोग इन दोनों को लाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसके आगे देखते हैं क्या है, तो अब हम लोग इसके आगे क्या देखते हैं, आगे में क्या था बताइए, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है आपको, ये तो चैप्टर 1 का है, चैप्टर 1 का यदि आप वन शॉट वीडियो नहीं देखें तो उसको भी जाके देख लीजिए, हम एक वीडियो पे पूरा चैप्टर 1 को क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वन शॉट आप जाके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो क्या है, यदि मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, ठीक है, अब यहाँ पर इस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है, और यहाँ पर यदि हम चार्ज को रख देंगे क्यू, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई, तो इसको फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर्स को धकेल के ले जाएंगे। कितना फोर्स याद है आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है बताइए, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, क्यू ई से धकेल के ले जाती है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपको पता है, तो क्या लिखा हुआ है देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो इतना से धकेल के ले जाएगा। अब यही चीज बताइए कि मान लीजिए बच्चा कि यहाँ इधर है मैग्नेटिक फील्ड, इधर है, ठीक है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अब हम यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में यहाँ पे चार्ज रख दिए क्यू, कितना फोर्स लगाइए बताइए, कितना फोर्स, जीरो, कितना फोर्स, जीरो, क्योंकि रुका हुआ रहेगा तो क्यों फोर्स लगाएंगे, सोच के देखिए, मैग्नेटिक फील्ड है ना, और यहाँ चार्ज है, चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। चार्ज हम आपको बताया था, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड तभी बनाती है जब चार्ज मूव करना चाहता है। तो अब देखिए ये चार्ज यहाँ पे रुका हुआ है, चार्ज यहाँ पे रुका हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अब इसमें फोर्स कितना होगा, जीरो। अब ठीक, अब इसको हम मूव कराते हैं, देखिए इधर मूव कराते हैं, इधर क्या फोर्स लगेगा, नहीं, अभी भी नहीं लगाएगा। यदि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रही है तो भी फोर्स नहीं लगाएगी, क्या ये इधर के डायरेक्शन में मूव करेगी तो भी फोर्स नहीं लगाएगी। लेकिन हाँ, यदि इसका एंगल को काट रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को काट रही है, थीटा एंगल, अब फोर्स लगाना शुरू होगा। ठीक है, अब फोर्स मतलब एंगल बनाएगा तभी फोर्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो कितना हो जाएगा बोलिए, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जो होता है बताइए, पता होना चाहिए, चार्ज का वैल्यू जितना ज्यादा हो फोर्स उतना ज्यादा, और यहाँ पर हो जाएगा V क्रॉस P।
अब भी क्रॉस बी क्या होता है ये देखिए, भी क्रॉस बी मतलब इसका डायरेक्शन किधर होगा, अपने राइट हैंड को पहले भी पे रखिए और इस तरह से रखिए कि बी की तरफ मुड़े, तो बी से बी की तरफ, तो अंगूठा किधर आ रहा है, थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, तो मतलब चार्ज के फोर्स किधर लगे हो, बाहर। मान लीजिए इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड है उधर की तरफ, अब यहाँ चार्ज को हम इधर मूव करा रहे हैं, तो ये चार्ज इधर चल जाएंगे आपके तरफ, यही चीज ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो किधर होगा, भी क्रॉस बी किधर चल जाए, अंदर, देखो भी क्रॉस बी अंदर, तो चार्ज को ऊपर मूव करा है, शुरू से इधर, शुरू से इधर, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किधर मूव कर रहे हैं। अच्छा, वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स, बी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स, ठीक है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड में बात करें तो मैग्नीट्यूड में तो क्या होगा, तो सबको पता होगा क्यू बी वी साइन थीटा। अब इसका भी बहुत तीन केस आ सकता है। मान लीजिए थीटा 0 डिग्री हुआ तो बताइए ना कितना फोर्स लगेगा, थीटा 0 डिग्री हो जाए तो फोर्स पूरा का पूरा जीरो। अभी बताया था ना कि चार्ज किधर मूव कराएगा कोई फोर्स नहीं लगाएगा, मतलब किसी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी ये किस बात पे डिपेंड करेगी बताइए। पहला चार्ज का वैल्यू पे, दूसरा वेलोसिटी पे, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एंगल पे होना चाहिए। एंगल नहीं होगा तो फिर वो फोर्स नहीं लगाएगी, ठीक है। ठीक है, अच्छा मूव करने पे ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चार्ज यदि रुका हुआ है तो किसी प्रकार को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट नहीं करता है। अब मान के चलिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, तो है क्या दिक्कत है, चार्ज रुका हुआ है तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फर्क कब पड़ेगा, जब ये मूव करेगा, क्योंकि मूव करेगा तो ये भी मैग्नेट का प्रॉपर्टी ले आएगा, मैग्नेटिक, और मैग्नेट क्या करेगा, रिपेयर, मतलब चार्ज रुका हुआ है तब तक कुछ दिक्कत नहीं है, चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनाएगा तब फोर्स लगाएगी, और मूव सिर्फ क्या कितना करना चाहिए, एंगल बना के मूव करना चाहिए तभी होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए थीटा 0 डिग्री हो जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो, मूव तो कर रहा है लेकिन जीरो पे मूव करेगा तो जीरो जीरो। अच्छा 180 पे मूव करे तो 180 मतलब इधर है तो भी जीरो, ठीक है। 90 पे करे तो सबसे ज्यादा, 90 पे करे तो बच्चा सबसे ज्यादा कितना होगा बताइए, कितना हो जाएगा, क्यों भी क्योंकि ये वन हो जाएगा ना, ये वन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी किसी हम चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मूव कराते हैं, परपेंडिकुलर कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका पाथ जो है ना सर्कुलर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए इस चीज को, मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, और कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो यदि हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, किधर है बच्चा, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ, ध्यान से देखिए अंदर की तरफ। अब यहाँ पर यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मूव कराए, परपेंडिकुलर देखिए हम इस प्लेन पे कहीं भी मूव करेगा तो परपेंडिकुलर ही होगा, मान लीजिए हम मूव करेंगे, तो आप सोचिए देखिए बी किधर है, उधर, और बी किधर अंदर, तो बी क्रॉस बी आपको क्या बोले थे, ऊपर की तरफ, तो यहाँ से नहीं करते हैं, थोड़ा नीचे से करते हैं ताकि आपको समझा सके, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे, तो अब बताइए भी क्रॉस भी किधर फोर्स लगाएगा, ऊपर, तो हर एक पॉइंट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा जिसके कारण ये यहाँ आ जाएगा। अब ये इधर चला गया मान लीजिए, तो अब बोले भी किधर है, अंदर, सॉरी बी किधर है, ऊपर, और बी किधर है, बी पर बॉल मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, तो बी क्रॉस बी किधर हो जाएगा, इधर, इधर इधर, मतलब ये क्या होगा, इस तरह से आ जाएगा, और इस, अब मान लीजिए ऐसा मूव कर रहा है तो फिर यहाँ आ जाएगा, और फिर इस तरह से सर्कुलर पाथ बना लेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है, और जो चार्ज पार्टिकल है उसका स्पीड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तो उसका पाथ क्या हो जाएगा, सर्कल, ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्कल। लॉरेंस फोर्स क्या है, देखिए वन शॉट वीडियो इसलिए शॉर्ट पे चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या है ये देखिए, लॉरेंस फोर्स क्या होता है, जब जब कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे जगह पे मूव कर रहा हो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस पर लगने वाला जो टोटल फोर्स हो जाएगा ना उसी को लॉरेंस फोर्स के नाम से जाना जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू इंटू ई, और मैग्नेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बी क्रॉस बी। दोनों में कॉमन क्या लिखा है बताइए, कॉमन क्यू। तो फर्स्ट वाला में क्या बच गया बताइए, फर्स्ट वाले में ई, और सेकंड वाले में क्या बच गया, बी क्रॉस बी। क्यू, क्योंकि क्यू क्या किए हम कॉमन ले लिए दोनों के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट में बच गया ई और दूसरा में बच गया बी क्रॉस बी, ठीक है। ये लॉरेंस फोर्स है, ठीक है। जब कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे जगह पे मूव कर रहा हो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्लस सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स पता होगा आपको, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स क्या होता है, जितने नंबर ऑफ फोर्स है वेक्टर फोर्सेस सबको ऐड कर दीजिए तो सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स,
ठीक है, तो सबको ऐड कर दीजिए, ये होता है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, है ना, इसके आगे का क्या है। तो अब हम लोग इसके आगे का टॉपिक की बात करते हैं। आगे का टॉपिक क्या था, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यदि हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर है, अब इसको कहाँ रख दे, मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ रख दे, मैग्नेटिक फील्ड के अंडर, तो इस पर एक फोर्स अप्लाई होती है। तो उस फोर्स का वैल्यू कितना होता है, देखिए पहले डायग्राम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया। यहाँ पर यदि हम किसी कंडक्टर को रख दे करंट, और इससे करंट पास करा दे, और इसका लेंथ एल हो, कितना हो बच्चा, एल, और इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, बी, और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो इस पे जो फोर्स काम करती हो, कितना फोर्स काम करती है बताइए, एफ एम इज इक्वल टू आई, मतलब करंट का वैल्यू, करंट का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा फोर्स उतना ज्यादा, और एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। व्हाट इज एल क्रॉस बी, देखिए एल का डायरेक्शन किधर लेंगे, जिधर करंट का डायरेक्शन एल, और बी किधर, इधर, तो एल क्रॉस बी करें ना, तो अपने राइट हैंड को पहले एल पे रखिए और ऐसा रखिए कि बी की तरफ मुड़े, तो एल क्रॉस बी, तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ। तो यदि हम इस कंडक्टर को ऐसे रख दें तो इस पे अंदर झटका खाए, अंदर की तरफ। यदि हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड में आपको पता होगा आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। अब इसका देखिए, अब इसका जो है ना आई एल बी साइन थीटा, अब अलग अलग एंगल पे लगाए रखेंगे इसको, तो अलग अलग फोर्स लगेगा। जैसे मान के चलिए हम इसको मैग्नेटिक फील्ड उधर है, अब हम इस कंडक्टर को ऐसे रखेंगे, तो इसमें जितने भी चार्ज हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, वो तो इसके पैरेलल मूव कर रहे हैं। तो बताइए, चार्ज पे जब फोर्स ही नहीं लगाएगा तो कंडक्टर में क्यों फोर्स लगाएगा। तो यदि हम इसको ऐसे रख दें तो कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री, तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, 0 डिग्री पे कोई फोर्स नहीं, 0 पे एफ एम कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, एफ एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स। और यदि हम थीटा, अच्छा 180 पे भी क्या होगा, ये भी बताइए, 180 डिग्री पे भी 0, क्योंकि साइन 0 या 180 दोनों पे 0 होता है। लेकिन थीटा 90 पे सबसे ज्यादा फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा होता है, आई एल बी, सबसे ज्यादा फोर्स, सबसे मैक्सिमम फोर्स लगाएगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, है ना। आगे के टॉपिक पे आते हैं। अब एक, यदि हम, ठीक है, हम देख पाए कि एक कंडक्टर जो है, कंडक्टर को हम जब रखते हैं तो उसमें फोर्स लगाता है। यदि हम पूरे कॉइल को ही रख दें, पूरा कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, तब क्या होगा, देखिए, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ और ये साउथ, जैसे अभी बनाए थे। अब यहाँ पर एक कॉइल नहीं रखा हुआ है, यहाँ सॉरी, वहाँ यहाँ पे कंडक्टर नहीं रखा है, पूरा का पूरा कॉइल ही रख दिए, रेक्टेंगुलर कॉइल। अब बताइए इस पे क्या होगा, कॉइल रखिए, मान लीजिए इसमें एन टर्न्स है, वैसे करंट जा रहा है, अब बताइए। तो एक बात बताइए, मान लीजिए इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी। इसका लेंथ, हम जो लेंथ है वो एल ले लेते हैं, ये एल, और इसका जो ब्रेथ वो बी लेते हैं। आप इसको भी बी ले सकते हैं, इसको भी एल, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, ए बी पे ये कैसा है, ऊपर में है, तो इस पे सबसे अधिक फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, तो करंट ऊपर जा रहा है तो एल इधर, एल क्रॉस बी, तो अंदर की तरफ, इस पे अंदर झटका खाएगा। और इस पे देखिए ऐसे करंट आ रहा है इधर, इस पे किधर, इस पे जल्दी बताइए, इस पे, तो देखिए करंट इधर, तो एल इसका इधर ले लेंगे, एल क्रॉस बी, तो बाहर, दैट मीन्स इस पे अंदर और इस पे बाहर, और इसमें कोई फोर्स नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि ये करंट के डायरेक्शन में, ये भी करंट के डायरेक्शन में है। दैट मीन्स हम क्या देख पा रहे हैं कि इस पे अंदर लग रहा है, इस पे बाहर, जिसके कारण इस एक्सिस के अबाउट ये घूमना चाहेगा, इस एक्सिस के अबाउट ये घूमना। देखिए एल क्रॉस बी इस पे अंदर है, इसमें सॉरी, इसमें उल्टा कर दिए हैं, इधर से होगा, ठीक है, इस पे अंदर, इस पे बाहर, और ये ऐसे घूमना चालू कर देगा। और कोई भी चीज तभी घूमती है जब उस पर टॉर्क काम करती है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है, देखिए, तो आप देख सकते हैं, अभी आपको फोर्स बताए थे आई एल बी, 90 पे रहेगा तो आई एल बी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, बी। तो जो एक्चुअल फॉर्मूला आता है वो आपको हम बता देते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला आता है एन आई ए बी साइन थीटा। अब देखिए एक एक चीजों को समझिए, क्या है, एक एक चीजों को समझिए। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, कितना टर्न्स है इसमें। आई क्या है बताइए, आई करंट, कितना करंट जा रहा है। ए एरिया, एल इंटू बी, एल इंटू बी इसका एरिया हो जाएगा। और साइन थीटा क्या है, कॉइल, ये जो कॉइल है, कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है। और हम चाहते हैं कि एरिया, उसका जो एरिया फेस रहेगा, फेस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में परपेंडिकुलर हो, तो सबसे ज्यादा टॉर्क काम करेगा, ठीक है। देखिए हर टाइम में एक ही टॉर्क नहीं काम करेगा, आप सोच के देखिए ना, ऐसे है तो सबसे ज्यादा, लेकिन जब ऐसे से घूमेगा तो एंगल क्रिएट कर रहा है ना हर पॉइंट पे,
तो उस समय अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी जानिए कि इतना होगा, ठीक है। हाँ, 90 डिग्री के केस में आएगा तो फिर एन आई ए भी हो जाएगा, क्या साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। लेकिन जब 0 डिग्री पे आएगा, जैसे मान के चलिए आपको एग्जाम्पल हम देते हैं कि मान लीजिए ये कॉइल है, ठीक है। ये मान लीजिए कॉइल है सर, ठीक है। अब ये कॉइल जब ऐसे रहेगा ना, तो कॉइल का एरिया इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो सबसे ज्यादा टॉर्क काम करेगा। लेकिन जब ऐसे ऐसे घूमते 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 हर पॉइंट पे चेंज होगा, ठीक है। जब ऐसे आ जाएगा तो एकदम जीरो टॉर्क। क्यों? क्योंकि इस वाले जो वायर है, इस पे इधर इसको खींचेगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे होगा ना, तो खुद चुक से ऐसे मोड़ने का प्रयास, ठीक है, ठीक है। आगे आते हैं। अब क्या है, देखिए, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। मान के चलिए कि दो गो पैरेलल कंडक्टर है, वो ये और एक ये, ठीक है। अब इससे मान लीजिए करंट I1 जा रहा है, इससे I2 जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि इस कंडक्टर का नाम 1 दे देते हैं, इसका नाम 2 दे देते हैं, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ना, वो D है। मान लीजिए क्या है, जल्दी बताइए, D। तो ये दोनों कंडक्टर आपस में या तो सेम डायरेक्शन होगा, तो या तो अट्रैक्शन करेगा, और ऑपोजिट होगा, मान लीजिए एक में ऊपर एक में नीचे, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक फोर्स से रिपेल करेगा। तो उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, देखिए, ये जो है ना, ये इस पे फोर्स लगाएगा अपनी ओर, अभी सेम है इसलिए हम अट्रैक्शन को दिखा रहे हैं, F21, और ये इसको खींचेगा किधर, F12। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो फोर्स है दोनों इसको खींच रहा है, तो करंट यहाँ सेम है, सेम होने पर अट्रैक्शन, ऑपोजिट होने पर रिपल्सन, याद रखिएगा। तो ये जो पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगा था, ये ध्यान दीजिएगा, F21 बोले या F21 बोले, एक ही आता है, दोनों फोर्स का वैल्यू एक, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। तो दोनों फोर्स का जो वैल्यू का बात करें हम, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू इंटू क्या होता है, I1 I2 अपॉन डी। और यहाँ पर हम एक्चुअली फोर्स का बात नहीं कर रहे, फोर्स पर यूनिट लेंथ का बात कर रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप फोर्स ना लिख के फोर्स फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब इसके पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स काम कर रहा है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 I1 I2 बाई डी, ये फॉर्मूला आ जाता है। क्या होता है बोलिए, ठीक है। तो दो कंडक्टर है, दोनों आपस में अट्रैक्शन करेगी, कितना हो जाएगा फॉर्मूला बताइए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसके पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स काम करेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी। डी क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते, आगे देखते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, ध्यान से देखिए। हम हम जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। समझिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या है, इसमें एक रिजिड बेस होता है, ठीक है। और रिजिड बेस में यहाँ पे एक फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, जो एक लचीला सा मटेरियल होता है, मतलब इलास्टिक होता है, जो आसानी से मुड़ जाए, और उसके मदद से कॉपर का जो कॉइल होता है ना, कॉइल के शेप कैसा होता है, देखिए रिक्टेंगुलर, अभी हम बताए थे ना आपको, ये कॉइल का शेप हम जानबूझ के यहाँ पे रिक्टेंगुलर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे रिक्टेंगुलर कॉइल ले लेंगे, ठीक है, और रिक्टेंगुलर कॉइल ले लेते हैं, और स्प्रिंग की मदद से इसमें करंट देते हैं, ठीक है, स्प्रिंग की मदद से करंट देते हैं, और यहाँ पे जानबूझ के एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर डाल देते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। और कहाँ पे लगा देते हैं इसको, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रेडियल, रेडियल है, ठीक है। तो जब हम इससे करंट पास कराते हैं ना, तो देखिए क्या होता है, इस साइड पे अंदर की तरफ अभी बताए थे, वैसे बाहर की तरफ, जिसके कारण ये क्या होता है, मुड़ने का प्रयास करता है। तो होता क्या है कि जब मुड़ता है ना, तो देखिए ध्यान दीजिए, तो इस पर टॉर्क काम करता है, कितना टॉर्क काम करता है, अभी आपको बताए थे ना ये भी। और यहाँ पर जो रिस्टोरिंग टॉर्क काम करेगा, जो इसको जमा करेगा, सोच के देखिए, यहाँ पे जितना रोटेट होगा, यहाँ का भी ट्विस्टिंग कैपेसिटी उतना ही होगा, बस ट्विस्टिंग उतना ही होगा। तो एन आई ए भी किसके बराबर हो जाता है, सी फाइव। सी क्या है, इस मटेरियल का कपल पर यूनिट ट्विस्ट, कि पर यूनिट ट्विस्ट करने के लिए, पर रेडियन ट्विस्ट करने के लिए जितना टॉर्क का जरूरत पड़ता है, उसी को हम लोग सी कहते हैं, ठीक है। पर यूनिट रेडियन, पर रेडियन रोटेट करने के, देखिए हर एक मटेरियल का रोटेशन पावर अलग अलग है। जैसे हम आपको कहें, एक आयरन है, लोहा है, लोहा को मोड़ने में ज्यादा पावर लगे, एल्यूमिनियम को थोड़ा कम लगे। तो यहाँ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, इसका जो सी का वैल्यू होता है बहुत कम होता है, तो आसानी से मुड़ जाता है। तो एन आई ए बी, और इधर हो गया क्या, सी फाइव। तो फाइव इक्वल टू क्या होगा, इसी को इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, एन ए बी बाई सी, और आई इधर हो गया है ना, फाइव इक्वल टू। अब आप देख सकते हैं, आई तो बाहर से आएगा, बाकी ये सब वैल्यू ध्यान से देखिए। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ए मतलब एरिया ऑफ कॉइल, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सी मतलब कपल पर यूनिट। मतलब हम बोल सकते हैं कि फाई जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दैट मीन्स आई ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा मुड़ेगा, कम आ रहा है तो कम मुड़ेगा। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हम बेसिक स्ट्रक्चर बताएं, इसको थोड़ा और अच्छा अच्छा बना सकते हैं।
बेसिक स्ट्रक्चर है। यदि पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट में जाके जरूर से जरूर, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, हमको मिल जाएगा पूरा वीडियो। ठीक है, ठीक है, तो इसके आगे और देखते हैं क्या है। हाँ, तो अब हम लोग का क्या है बच्चों, अगला टॉपिक है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर हम करंट पास करा रहे हैं, तो वो कितने करंट पे कितना एंगल घूम रही है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमें एक गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर से हम 5 एम्पियर करंट गया तो 10 रेडियन घूम गया। हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, मान लीजिए 10 रेडियन मुड़ गया, तो इसका मतलब है 10 रेडियन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो 1 रेडियन मोड़ने के लिए कितना करंट का जरूरत पड़ा, 2। तो इसको कहते हैं हम लोग करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी मतलब वो करंट को कितना सेंस कर रही है। ठीक है, तो देखिए करंट सेंसिटिविटी मतलब 5/I होता है, और 5 का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, अभी हम बताए थे NA/B/C और I। और देखिए नीचे में भी आई आ गया कि करंट हम गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास कर रहे हैं, तो ये कट जाएगा, तो क्या निकल जाएगा बच्चा, NA/B/C। ठीक है, यही आता है करंट सेंसिटिविटी। और इसका यूनिट बड़ा सिंपल है, क्या होगा बताइए, ये एंगल है ना तो रेडियन, और करंट का क्या होगा एम्पियर, तो रेडियन पर एम्पियर। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, जिस तरह से वो करंट को सेंस किया तो वो वोल्टेज को कितना सेंस कर रही है, मतलब 1 वोल्ट पास कराने पर वो कितना रेडियन मुड़ती है, तो इसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये आता है 5/V। तो 5 का फॉर्मूला फिर से आपको हम बताएं क्या, NA/B/C और I, और आपको पता होगा V=IR। तो आई खत्म, सी को नीचे ले आओ, तो NA/B/CR, ये हो जाता है क्या, वोल्टेज सेंसिटिव। ठीक है, इसका यूनिट की बात करें तो बड़ा सिंपल है, क्या होना चाहिए बताइए, इसका रेडियन, इसका वोल्ट, तो रेडियन पर वोल्ट। ठीक है, ठीक ठीक है। अब देखिए, अब एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, संट। संट क्या होता है, संट क्या होता है भाई, देखिए गैल्वेनोमीटर से करंट आ रहा है, यदि, और वो बहुत सेंसिटिव है, गैल्वेनोमीटर हल्का सा भी सर्किट में करंट रहेगा तो बता देगा कि हाँ भाई करंट जा रहा है। तो आप सोच के देखिए, गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव है, अब ज्यादा करंट आ गया तो क्या होगा, इतना ज्यादा मुड़ जाएगा कि वो डैमेज हो जाएगा, एक ही बार यूज होगा, वन टाइम यूज होगा, खत्म हो जाएगा। तो हम लोग गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए हम लोग एक पैरल में लो रेजिस्टेंस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप कहीं पे मान लीजिए पार्टी में खाना खा रहे हैं, ठीक है, आपका पावर है कि आप 5 पूड़ियाँ खा सकते हो, तो ठीक है 5 पूड़ी खा सकते हो, लेकिन आपको जबरदस्ती 7 पूड़ी दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, हो सकता है अपने दोस्त को पास कर दोगे। इसी तरह का कुछ यहाँ पे भी हम लोग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है देखिए, मान लीजिए कि एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, अब इस गैल्वेनोमीटर का खाने का क्षमता है आई, मतलब कुछ एक लिमिट है आई जी। अब हम क्या किए, इसके जस्ट पैरेलल में, इसके जस्ट लो रेजिस्टेंस, हाई नहीं लो रेजिस्टेंस, अब लो रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा देखिए, गैल्वेनोमीटर का काम सिर्फ इतना ही है कि करंट को बता दे सर्किट में है या नहीं, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं है। अब यहाँ से जैसे ही करंट आएगा ना, तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाएगा वो आईजी। और देखिए ये क्या है, इसको संट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस का वायर लगा देते हैं। लो रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है देखिए, यहाँ आएगा करंट आएगा, देखिएगा वो तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, यहाँ तो कम है, तो ज्यादातर करंट कहाँ से निकल जाएगा, संट से, तो ये बेचारा डैमेज होने से बच जाएगा, तो ये पास कर देता है। तो यहाँ से जो करंट जाता है ये आई एस, ठीक है आई एस। अब यहाँ में से आपको जो भी निकालना बोलेगा आप निकाल सकते हैं। तो आप यदि बताइए जी का वैल्यू ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, जी का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम जाएगा, शंट का रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा चल जाएगा। और आपको पता होगा कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम। तो यदि हम वोल्टेज की बात करें तो देखिए इसका वोल्टेज क्या होगा, V=I है, तो आई कितना है, आई जी इंटू जी, गैल्वेनोमीटर से करंट और उसका रेजिस्टेंस। इसकी बात करें तो आई एस इंटू एस, तो यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो, आई जी जी उधर आई एस एस, आप जो निकालना चाहो निकाल सकते हो, एस निकालना चाहोगे यहाँ इधर ले आओ, ठीक है, एस निकालना चाहोगे तो भी निकाल सकते हो। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि टोटल करंट कितना होता है, यहाँ पे देखिए टोटल करंट आ रहा है वो आई जी प्लस आई एस, ठीक है। तो आप यहाँ से कुछ भी जो भी कैलकुलेशन करने बोलेगा हम कर सकते हैं। तो शंट एक ऐसा वायर होता है लो रेजिस्टेंस का तार, जिसकी मदद से हम लोग गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाते हैं कि वो डैमेज ना हो। जो बेचारा ये कम करंट लेने का क्षमता था, मेजर करने का क्षमता था, अब क्या होगा इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जितना उसका पावर था उसकी पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं दो डिवाइस है जिसका नाम है एक एमीटर, एक का नाम है वोल्टमीटर। और एमीटर और वोल्टमीटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो गैल्वेनोमीटर ही है, जिसके अंदर एक कॉइल होता है, कॉइल में घूमता है, बस वही चीज है, ठीक है। अब हम बोले थे आपको भी वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी कि एक रेडियन पे कितना, सॉरी एक एम्पियर पे कितना रेडियन मोड़ सकता है, एक एक
वोल्ट पे कितना रेडियन मुड़ सकता है, तो उसको देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ स्केल लगा देते हैं। एमीटर दो शब्दों से बना है, देखिए एम और मीटर। एम जो निकला है वो एम्पियर से निकला है, एम्पियर मतलब करंट का यूनिट है ना, तो एम्पियर को जो मापता है वो हो गया क्या, एमीटर। दैट मीन्स करंट को मापने वाला डिवाइस एमीटर। तो ये क्या मेजर करता है बोलिए, करंट मेजर करता है। बस सिंपल याद रखिए, ज्यादा कुछ नहीं, अभी क्योंकि वन शॉट वीडियो है, छोटा छोटा समझते हैं। करंट मेजर करता है, इसको बनाते कैसे हैं तो आपको भी पता है, गैल्वेनोमीटर के ही हेल्प से बनाते हैं। बस थोड़ा सा हम लोग टेक्निक, अभी हम क्या बोले थे कि गैल्वेनोमीटर को में हम लोग क्या करते हैं, इसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यही चीज करते हैं हम लोग एमीटर में, ताकि जो गैल्वेनोमीटर का रेंज कम था अब रेंज ज्यादा हो जाएगा। बेचारे कम करंट लेने का क्षमता था, अब क्या हुआ, ज्यादा हो सकता है, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम लोग इसके बगल में, इसके पैरेलल में क्या लगा देते हैं, लो रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से करंट गया क्या, आई जी, और यहाँ से क्या हो गया, आई एस। ठीक है, तो अब वही चीज जो भी फॉर्मूला वहां बताया था, क्या, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल में है, तो इसका वोल्टेज आई जी जी, इसका वोल्टेज आई एस है। अब यहाँ से जो भी निकालना चाहते हैं, आप आई एस निकालना चाहते हो तो आई एस भी निकाल दो, हो गया। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं, आई एस निकल जाएगा, तो फिर बहुत सिंपल है, हम लोग टोटल करंट आई जी प्लस आई एस अभी बताए थे आपको। ठीक है, निकाल सकते हैं, तो ये करंट को मापता है। ठीक है, और कैसे बनाते हैं बताइए, यदि आपको बोलेगा कि गैल्वेनोमीटर से मीटर कैसे बनाते हैं, तो बनाने का रूल क्या है कि एक लो रेजिस्टेंस का वायर हम लोग कहाँ लगा देते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, लो रेजिस्टेंस का वायर पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, और एक बात रखिए, ध्यान रखिए, इस मान लीजिए एक एक सर्किट है, ठीक है, एक सर्किट है, एमीटर को कहाँ लगाते हैं, हमेशा ऐसे लगाते हैं। ठीक है, क्यों लगाते हैं, अच्छा कैसे लगाएं, सीरीज में, गैल्वेनोमीटर सॉरी एमीटर को कैसे लगाएं, याद रखिएगा, एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। एमीटर जो डब्बा बन गया ना, उस डब्बा को हम लोग सीरीज में लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका काम है करंट को मेजर करना, तो सबसे ज्यादा करंट मिलेगा तब ना, तो सारा का सारा करंट मिलना चाहिए, तो ये सीरीज में लगा। लेकिन यही चीज वोल्ट मीटर को कभी भी लगाना होगा तो हम लोग पैरेलल में लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए पैरेलल, इसमें का काम क्या है, दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज मापना, तो इसको पैरेलल में लगाएंगे तो वोल्टेज। ठीक है, अब आते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, इट मेजर्स क्या, वोल्टेज, वोल्टेज को मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, सिंपल लिखते हैं, इट मेजर्स द वोल्टेज बिटवीन टू टू पॉइंट्स। ठीक है, वोल्टेज को मेजर करता है, समझ में। अब अच्छा, गैल्वेनोमीटर सही बना दिए क्या, एमीटर। अब देखिए गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बने, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर, बस कुछ नहीं, इसके जस्ट सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस, लो नहीं, हाई रेजिस्टेंस, एक हाई रेजिस्टेंस का वायर यहाँ जोड़ देंगे, और ये जो पूरा बन गया ना, इसी का नाम है बाबू वोल्ट मीटर। क्या नाम है बाबू, वोल्ट, इसी का नाम है वोल्ट मीटर। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, और करंट मान लीजिए टोटल आई आ रहा है, तो यहाँ पे बताइए क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज क्या होना चाहिए। देखिए इसका रेजिस्टेंस जी है, इसका आर है, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है बोले, जी प्लस आर, तो हमको टोटल वोल्टेज बोलेगा, तो आई, आई टोटल करंट आई, और जी प्लस आर। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना, जैसे बोलेगा आपको एक वोल्ट मीटर में चेंज करना है, और उसका रेंज दे देगा कि आपको 50 वोल्ट में चेंज करना है, तो कितना सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बताइए, आई तो इधर आ जाएगा, तो बी अपॉन आई, इधर क्या हो जाएगा, जी प्लस आर, इसको इधर लेके आए, तो आर इक्वल टू क्या हो गया बताइए, आर का फॉर्मूला वी बाई आई माइनस जी, इससे हम लोग जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है, जो सीरीज में हम लोग लगाएंगे, वो निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा भी दिया रहेगा, जैसा जैसा हमको जितना वोल्टेज ज्यादा बनाना है, जितना वोल्ट रेंज मतलब वोल्ट मीटर का रेंज जितना ज्यादा बनाना है, उतना हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो अब अगला टॉपिक क्या है हम लोग का, देखिए, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट कैरिंग लूप, जो करंट होता है ना, देखिए मान लीजिए एक लूप है, सर्कुलर लूप, ठीक है, अब उससे होते हुए क्या जा रही है, करंट, क्या जा रही है, करंट जा रही है, तो वो कैसा बिहेव करेगा, तो आपको पता है कि जब लूप से, और जब हम लोग लूप से करंट पास करते हैं, तो वो एक मैग्नेट बन जाता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन कैसा बिहेव करता है ये देखिए, कब कैसा बिहेव करता है, देखिए मान लीजिए कि एक लूप है, ठीक है, एक लूप है, लूप कैसा है, ऐसा है, ठीक है, अब उससे हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी के दिशा में, यदि हम क्लॉकवाइज, यही घड़ी का दिशा होता है, कांटा का दिशा है ना, यही होता है, तो मान लीजिए हम घड़ी के दिशा में, इस दिशा में, इसमें हम करंट पास कराएं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं इसको हम, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे।
ठीक है, घड़ी के दिशा में यदि हम इससे करंट पास करा दें तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा वो बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल, एक साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है। मतलब मैग्नेट का यदि हम साउथ पोल लाएंगे ना तो उसको रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल लाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक तरह से साउथ पोल की तरफ बिहेव करने लगता है, और नीचे का जो इसका हिस्सा है, नीचे का हिस्सा वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करने लगता है। दैट मीन्स ये एक मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नेट। ठीक है, दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक जो लूप है, करंट कैरिंग लूप, जो आपको लूप दिख रहा है वो एक डायपोल की तरफ बिहेव करता है। डायपोल मतलब जिसमें नॉर्थ साउथ हो। ठीक है, तो इसमें नॉर्थ साउथ की तरफ बिहेव, अब ये जो डायपोल की तरफ बिहेव कर रहा है तो पक्का इसका कुछ ना कुछ मोमेंट भी होगा, क्योंकि डायपोल होता है तो उसका ताकत को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? डायपोल मोमेंट से। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो बच्चा फॉर्मूला आता है वो आपको पता होना चाहिए, आई इंटू ए। आई बोले तो करंट और ए बोले तो इसका एरिया। एरिया आप बोल सकते हो पाई आर स्क्वायर। रिक्टेंगुलर हो गया तो एल इंटू बी। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड। लेकिन यदि इसमें एन टर्न्स रहा, एन टर्न, मान लीजिए कभी भी आप देखिए कॉइल में एगो नहीं रहता है, जानबूझ के बहुत सारा टर्न्स लपेट देते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न से इंटू हो जाएगा, एन आई ए। तो इसका यही होता है। अब इसका यूनिट यदि, तो ये ध्यान रखिएगा किसके कारण? करंट के कारण ये मोमेंट है। इसके अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, मैग्नेट आ जाएगा उसमें, है ना। तो करंट के कारण जब मोमेंट बनता है तो यही आता है। इसका यूनिट की बात करें तो क्या निकलेगा? एम्पियर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब इसी को देखते हुए हम अगला टॉपिक को देखेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अबाउट अ न्यूक्लियस। अब मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आप सोचिएगा जरा, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक अपने ऑर्बिट में, ठीक है, एक न्यूक्लियस के चारों ओर। आप सोचिए जरा, अब इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो क्या वो करंट जनरेट नहीं करेगी? ऑब्वियस सी बात, करंट जनरेट करेगी। लेकिन उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोच के देखिए कि सब जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे सब मोमेंट बना रहा है। तो जो मैग्नेट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है वो सारा खेल इलेक्ट्रॉन का ही है। यदि इस मार्कर की बात करें, इस मार्कर में क्या है? प्लास्टिक का बना है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन, उस घुमाव, मैग्नेट के इलेक्ट्रॉन के घुमाव से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, अब वो क्या है वो तो अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल जानिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन घूमता है ना अपने ऑर्बिट में, तो वो भी मोमेंट जनरेट करता है। जिस तरह से ये जनरेट किया ना, तो वो भी जनरेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अब क्या होगा? देखिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका मोमेंट क्या होना चाहिए? आप ही बताइए। आप बताइए, बहुत सिंपल सा निकल जाएगा। देखिए करंट इंटू एरिया, सिंपल सा, अभी बताया आपको। अब करंट मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ई अपॉन इसका एक एक रिवॉल्यूशन मान लीजिए टाइम टी लगाया तो ई बाई टी। इसका एरिया बताइए ना, पाई आर स्क्वायर। बहुत सिंपल है। अच्छा, टी की बात करें तो टाइम पीरियड है ना, टी मतलब टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मतलब क्या? एक साइकिल मान लीजिए घूमेगा तो कितना रेट उसका डिस्टेंस कवर करेगा बताइए? 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से जा रहा है। तो इस टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और नीचे क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, यही आंसर है आपका। आर आर कट गया, पाई पाई कट गया, तो ई ऊपर चल जाएगा, ई भी, और आर देखिए ऊपर है, नीचे में 2। यही होता है मोमेंट। यदि आप इसको बोलेंगे नहीं हम एंगुलर मोमेंटम के टर्म में निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात आप निकाल सकते हो एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एटम से बात करते हैं तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रत्येक ऑर्बिट का उसका अलग अलग होता है, फिक्स होता है। ठीक है, ये हम आपको एटम्स एंड न्यूक्लियर चैप्टर में बताएंगे। बोर्स एटॉमिक मतलब कि हर एक ऑर्बिट में मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन का अपना एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है, जो एन एच बाई टू पाई के बराबर होता है। मैंने एच बाई टू पाई, फर्स्ट आता है एच बाई टू पाई, सेकंड आता है टू एच बाई पाई, वो अलग बात है। ठीक है, आगे को डिस्कस करेंगे। एल इक्वल टू क्या होता है? एम बी आर। ठीक है, तो यहाँ से बी है या आर, आप किसी का भी वैल्यू बैठाइए और इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो देखिए क्या निकलेगा आपका? आर इक्वल टू क्या निकल जाएगा? एल बाई एम बी को इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया बोलिए? ई ई भी, और आर की जगह पे क्या हो जाएगा? एल बाई एम बी बाई टू। ठीक है, ये कट जाएगा तो क्या निकल जाएगा? ई एल बाई टू एम। एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होगा, वन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, है ना। और ई मतलब तो जानते ही हो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना। और एल हर एक ऑर्बिट का अपना एक एंगुलर मोमेंटम होता है, तो वो बोल सकते हैं। तो यहाँ से भी आप मोमेंट निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वो सिंपल, तो सोच के देखिए एक मैटर में कितने सारे इलेक्ट्रॉन, तो सब मोमेंट जनरेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर ये मैग्नेट की तरफ बिहेव क्यों नहीं कर रहा है? तो ये इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है तो मोमेंट हो सकता है इधर बना रहा है, कोई इधर बना रहा है, कोई इधर, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या है? 0। लेकिन मैग्नेट में ऐसा नहीं होता है, सब
सारे इलेक्ट्रॉन लगभग एक ही तरफ मूव करते हैं, जिस कारण सबका मोमेंट एक तरफ होता है, तो एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ बन जाता है। वो बात की बात है, अगले चैप्टर में डिस्कस हम लोग करेंगे मैटर्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स में, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का पूरा टॉपिक, इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। ठीक है, तो बताइए ये वन शॉट आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि आपके लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप है तो हम है, ठीक है। यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जो साइंस बॉक्स है, और हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, गुड नाइट।